वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये 6.6 साइक्लोन। क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स। अब जो साइक्लोन्स है ये बहुत बड़े तूफान होते हैं जो कि वार्म ओशन वाटर्स में फॉर्म होते हैं। यानी पहली बात तो ये कि इनका जो फॉर्मेशन है, साइक्लोन्स का जो बनना है, वो ओशन वाटर के अंदर होता है। और ओशन वाटर में भी ऐसा वाटर जो कि वार्म हो, गर्म हो, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसा ओशन वाटर होगा तो यहाँ पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब चलिए कुछ चीज़ें हम पहले जान लेते हैं, फिर यहाँ जो लिखा है उसको हम पढ़ लेंगे। ये लेफ्ट साइड में अर्थ है और राइट साइड में है सन। सन से हीट और लाइट रेज निकलेगी और अर्थ पे पड़ेगी, लेकिन अर्थ पे जो ये वाला हिस्सा है ये देख सकते हो सन से काफ़ी करीब है। तो यहाँ पर जो सनलाइट या सन की हीट जो पड़ेगी उसकी वजह से ये रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यानी इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर सन से होने वाली हीटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वो पोर्शन सन से ज़्यादा करीब है। अब जैसे यहाँ पर इस हिस्से में धूप पड़ी, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो वाटर प्रेजेंट है, तो ये वाटर जब गर्म होगा तो उसकी वजह से इसके जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट एयर है वो भी गर्म हो जाएगी। साथ ही में वाटर के ऊपर धूप पड़ रही है तो वाटर इवेपरेट भी करेगा, भाप बन के उड़ेगा भी। तो ओशन का जो वाटर इवेपरेट होगा वो भी इस ऊपर वाली एयर में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है, एक तो वो गर्म हो गई है, दूसरा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है। आप ये पढ़ ही चुके हो, जो हॉट एयर है वो राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये एयर पहुँच गई। अच्छा, जब नीचे वाली एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो इधर से जो एयर है वो इसकी जगह लेने को आएगी, यानी कोल्ड रीजन से जो एयर है वो उसकी तरफ आएगी। इसी तरह नीचे भी जो कोल्ड रीजन है, ठंडे इलाके हैं, वहाँ से एयर इसकी तरफ भागेगी, क्योंकि यहाँ की एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर या नीचे की तरफ की जो एयर है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ भागेगी, क्योंकि आप जानते ही वो एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो जो कोल्ड इलाके हैं वहाँ पर एयर हाई प्रेशर में है, वहाँ से इस रीजन में एयर आएगी। अब चलिए इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। तो धूप पड़ी और ये जो हिस्सा है ओशन का वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी वो भी गर्म हो जाएगी। ओशन से वाटर इवेपरेट होके भी इसके अंदर जाएगा, तो ये जो एयर है वो वार्म तो है, गर्म तो है, साथ ही में मॉइस्ट भी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, यानी वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। एयर हॉट है तो ऊपर की तरफ भागेगी, तो ऊपर जाके यहाँ पर पहुँच गई। अब जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर का टेम्परेचर तो लो है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एयर के अंदर प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, यानी गैस से वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा और छोटी छोटी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एक बर्तन में आपने वाटर भर लिया और उसको हीट करो तो क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर में बदल जाएगा, यानी लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। कैसे बदला, क्योंकि इसको हमने हीट किया, तो हीट एनर्जी जब इसको हम देंगे, यानी लिक्विड को हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तो लिक्विड गैस स्टेट में बदल जाता है। अगर इसका हम रिवर्स करें, यानी कोई गैस है उसको अगर हमको लिक्विड में बदलना है तो हमको कूल करना पड़ेगा, यानी उस केस में उसकी हीट निकालनी पड़ेगी। तो अगर वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलेगा तो उसके लिए उसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर नीचे जो वाटर प्रेजेंट है वो जो वेपर बना उसके लिए उसको हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ा। ये वाटर वेपर जब ऊपर जाके कंडेंस होगा, यानी गैस से वापस लिक्विड में बदलेगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो फिर हीट को उसको रिलीज करना पड़ेगा, हीट निकालना पड़ेगा, तभी वो ठंडा हो पाएगा। तो यहाँ पर जो एयर पहुँच गई उसमें से हीट निकलेगी, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो रहा है, गैस से लिक्विड में बदल रहा है। अब आप जानते हो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो ऊपर जाके क्लाउड्स भी बनने लगेगा। और क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है छोटी छोटी, वो आपस में जब मिलेंगी तो बड़ी ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होगा। वो इतनी हैवी होंगी कि फिर वो हवा में रह नहीं पाएंगी और नीचे गिरने लगेंगी, तो इसकी वजह से रेन भी होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेन होगी, और जो एयर नीचे से ऊपर जा रही है उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो जब कंडेंस होगा तो हीट बाहर निकालेगा। ये जो हीट रिलीज होगी उससे होगा ये कि देखो, नीचे की जब एयर ऊपर की तरफ भागी तो साइड से जो एयर है कोल्ड रीजन से, ठंडे इलाकों से, वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि नीचे जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो ये जो साइड से कोल्ड एयर आ रही है ये भी यहाँ के गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठने लगेगी। अब जो एयर पहले ऊपर गई थी वहाँ से हीट रिलीज भी हो रही है,
तो नीचे वाली जो एयर है जो ऊपर जा रही है वो और ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एयर और ऊपर चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जब ऊपर जाने लगेगी तो नीचे जो है जो प्रेशर है वो और ज़्यादा लो होता जाएगा। तो एक तरह से पूरा एक सिलेंड्रिकल रीजन क्रिएट हो जाएगा जो कि लो प्रेशर का होगा। जो भी एयर साइड से आ रही है हीट होकर ऊपर चली जा रही है, तो प्रेशर यहाँ का इंक्रीज हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो अब यहाँ जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस। तो ओशन वाटर जब हीट करेगा तो उसके जस्ट ऊपर जो एयर प्रेजेंट है जो कि उसकी हीट की वजह से वार्म हो चुकी है, और ओशन का वाटर इवेपरेट भी हो रहा है, वो वेपर में बदल के एयर में मिक्स हो जाएगा। तो ये एयर वार्म भी है साथ में मॉइस्ट भी है, तो ये ऊपर उठने लगेगी। एज द मॉइस्ट एयर राइजेस द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स। ये भी मैंने बताया था कि जब ये ऊपर जाएगी एयर तो इसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस होगा और रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन होगा। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपरेशन वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। और ये हम जानते हैं इवेपरेशन के टाइम क्या होता है, वाटर हीट लेता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तब वो वेपर में बदलेगा। तो लिक्विड से वेपर में बदलना है तो हीट उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट मिली तो वो वेपर में बदल गया। When this water vapor condenses into raindrops, heat is released back into the atmosphere। जब ये वाटर वेपर कंडेंस करेगा, ठंडा होगा और रेन ड्रॉप्स बनाएगा, तो इसके लिए उसको हीट रिलीज करनी पड़ेगी। जो हीट एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड से वेपर में बदला था, अब वापस इसको आना है तो जो लिया था वापस करना पड़ेगा कि नहीं। हीट ली थी तो अब हीट वापस करनी पड़ेगी। ये हीट कहाँ जाएगी भाई, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। दिस कॉजेज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर। इसकी वजह से होगा ये कि जो असेंडिंग एयर है नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है वो और वार्म हो जाएगी, और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि नीचे से तो हीट लेके आ रही थी, ऊपर भी उसको हीट मिल गई तो और ऊपर चली जाएगी। यही कह रहा है, राइज इवन फर्दर, और ऊपर चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर ऊपर जाने लगेगी तो नीचे का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स रशेज इट एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। सराउंडिंग से यानी वो रीजन जो गर्म हो रहा है, जहाँ की एयर ऊपर की तरफ जा रही है, उसके आसपास के जो रीजन है वहाँ से भी एयर इसकी तरफ आने लगेगी, और वो भी जब यहाँ पहुँचेगी तो हीट की वजह से गर्म होके ये भी ऊपर की तरफ राइज करने लगेगी। ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब आगे का जो पार्ट है पहले मैं समझाता हूँ, फिर यहाँ जो लिखा उसको हम पढ़ लेंगे। अब देखो, एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। एक लाइन सिंपल लिखी है एनसीईआरटी में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एनिमेशंस का यूज़ करूँगा। तो ध्यान रखना, कोरियोलिस इफेक्ट में डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ उसका आइडिया मिल जाए कि जो नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, जो अभी हम पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या है वो हमको बस समझ में आ जाए, उसका एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। अभी हमारे पास एक डिस्क है, इसका जो बॉर्डर है मैंने थोड़ा सा जिग जैग कर दिया है ताकि जब ये घूमे तो आपको ऑब्जर्व हो कि हाँ ये रोटेट कर रहा है। ये छोटा सा ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये इसका सेंटर है। एक रेड सर्किल मैंने यहाँ पर बना दिया है और एक ब्लू सर्किल इधर बना दिया है। जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो रेड और ब्लू डॉट को आप ऑब्जर्व करना कि ये कैसे मूव कर रही है। यहाँ से देख सकते हो जो रेड वाली डॉट है बड़ा धीरे धीरे मूव कर रही है और ब्लू वाली बड़ी तेज मूव कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेड वाली डॉट है वो सेंटर से करीब है, उसको तो बस इतना ही चक्कर लगाना है, यानी कम डिस्टेंस कवर करनी है। वहीं ब्लू वाली जो डॉट है उसको ये बाहर बाहर मूव करना है, काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करनी है। और देख सकते हो दोनों जो पॉइंट्स हैं रेड और ब्लू वाले, वो घूम के वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से वो स्टार्ट किए थे। रेड वाला सेंटर से करीब है, इसने कम मूव किया है इसलिए इसकी स्पीड धीरे थी। वहीं ब्लू वाले को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी थी इसलिए ज़्यादा स्पीड से मूव किया। एक बार फिर से आप ऑब्जर्व करो, ये देख सकते हो रेड वाला बड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा है, ब्लू वाला बड़ा तेज़ी से मूव कर रहा है। तो जब कोई डिस्क मूव करती है तो उसमें वो पॉइंट जो कि सेंटर से करीब होता है उसकी स्पीड कम होती है, जो सेंटर से दूर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। यानी उसी डिस्क पे अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी, हम कह सकते हैं स्पीड, अलग अलग होती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो सेंटर से बाहर की तरफ आना चाहेगा तो यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, ये ब्लैक कलर की एक एरो है जो कि सेंटर से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। ये जो आप डॉटेड रेड लाइन देख रहे हो ना, इसी के अलॉन्ग बिल्कुल सीधा जाएगी ये। अगर डिस्क मूव नहीं कर रही है तो ये एरो कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट इस रेड डॉट वाली लाइन पे होते हुए सीधा ऐसे निकल जाएगी। यानी ये जाएगी रेड वाली डॉट से पास होते हुए, ब्लू वाली डॉट से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। लेकिन क्या हो कि अगर हम डिस्क को भी रोटेट करा दें, यानी डिस्क को ऐसे हम जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से अगर घुमा दें और ये जो एरो है वो अपना सीधा ही जा रही है, तो देखना क्या होगा। ये देखो डिस्क घूम रही है, ये एरो अपना वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली जा रही है उसी रेड लाइन के अलॉन्ग। यहाँ से आपको यह ऑब्जर्व होगा, अगर डिस्क के हिसाब से देखें तो ऐसा लगेगा, मान लो जैसे अभी तो आप
वैसे तो अभी हम बाहर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ एरो तो अपना वही सीधे ही जा रही है, ये डिस्क हमारी मूव कर रही है, लेकिन अगर आप डिस्क पे बैठ जाओगे ना तो आपको लगेगा एरो लेफ्ट की तरफ भाग गई है। एरो को जाना था ब्लू वाली डॉट की तरफ, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ भाग गई है। तो अगर डिस्क पे बैठे होगे तो कैसे ऑब्जर्व होगा उसको चलिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो डिस्क पे बैठोगे तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें तो वही हैं, लेकिन एरो इधर भाग गई है, जो पिछले वाले एनिमेशन में आपने देखा था। तो डिस्क के हिसाब से अगर देखें तो लगेगा एरो ऐसे ये जो ग्रीन वाला पाथ है इसके अलॉन्ग मूव कर गई है। हालांकि एरो तो बिल्कुल आपने सीधा जा रही थी, लेकिन क्योंकि डिस्क मूव कर रही है तो डिस्क पे बैठ के आप देखोगे तो आपको लगेगा एरो इधर मूव कर गई, यानी ब्लू वाले डॉट के लेफ्ट साइड चली गई। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्पिन करती रहती है, अपनी जगह पे घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। अब इसकी वजह से होता ये है कि अगर कोई एयर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो गर्म हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ भागने लगेगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे की तरफ से जो एयर है वो इसकी तरफ आएगी, तो एयर तो अपना सीधा ही मूव करेगी, लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ घूम रही है, इसलिए ऐसा लगेगा कि जो एयर है वो ऐसे घूम के जा रही है। ये यहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। अभी देख सकते हो वाटर की जो स्ट्रीम है, पानी की जो धारा है वो बिल्कुल सीधा जा रही है, क्योंकि पाइप को मैं मूव नहीं करा रहा हूँ, उसको रोटेट नहीं करा रहा हूँ। पाइप बिल्कुल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो वाटर की जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल सीधा जा रही है। अगर मैं पाइप को रोटेट कराऊं, थोड़ा सा मैं घुमाऊं लेफ्ट राइट, तो वाटर की स्ट्रीम को आप ऑब्जर्व करो, देख सकते हो वाटर की जो स्ट्रीम है वो भी घूम जा रही है। यानी ऐसा अपीयर होगा क्योंकि जहां से पानी निकल रहा है, मतलब पाइप से पानी निकल रहा है, तो उस पाइप को मैं रोटेट करा रहा हूं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि पाइप से निकलने वाले वाटर की जो स्ट्रीम है, पानी की जो धारा है, वो ऐसे कर्व हो जा रही, घूम जा रही है। ऐसा लगेगा पाइप से निकलने वाला वाटर अपने आप से घूम जा रहा है, अब स्ट्रेट नहीं जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो वाटर है वो तो अपना सीधा ही जा रहा था, बस पाइप को हमने रोटेट करा दिया, तो इसकी वजह से जो स्ट्रीम है वो घूमते हुए हमको दिखेगी। तो इसी को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अब क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से ऊपर से जो एयर नीचे की तरफ आएगी, तो जब तक वो नीचे आ रही होगी अर्थ घूम रही होगी, तो अर्थ के हिसाब से हमको यह ऑब्जर्व होगा कि जो एयर आ रही है वो घूम जा रही है। तो अगर ओशन को बिल्कुल ऊपर से हम ऑब्जर्व करें तो ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो, यहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बिल्कुल जो अंदर वाला रीजन है इसका प्रेशर काफ़ी लो होगा, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे प्रेशर जो है हाई होने लगेगा, क्योंकि हर तरफ से जो एयर आ रही है वो सेंटर की तरफ जब जाना चाहेगी तो जब तक वहाँ पहुँचेगी गर्म होकर इवेपरेट करने लगेगी, तो बहुत कम एयर अंदर की तरफ पहुँच पाएगी, वरना पहले ही इवेपरेट होना शुरू होगी। यानी जैसे ये एयर आई इस वाले रीजन में जब पहुँचेगी तो गर्म होकर इवेपरेट हो जाएगी, कुछ पार्ट इसका इवेपरेट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ हिस्सा आगे वाले रीजन में पहुँचेगा, यहाँ से भी कुछ इवेपरेशन होगा, बाकी बचा इस वाले रीजन में पहुँच जाएगा, यहाँ भी इवेपरेशन होगा, बाकी बचा इस वाले रीजन के अंदर एयर पहुँचेगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम एयर इसके अंदर आ पाएगी। तो यहाँ से एयर इवेपरेट होगी, ऊपर तो जा रही है, लेकिन उतनी एयर साइड से यहाँ पहुँच नहीं पा रही है, तो यहाँ का प्रेशर लो होता चला जाएगा। तो साइड से जो एयर आ रही है, आना तो उसको बिल्कुल सीधा था, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अर्थ रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा अपीयर होगा कि एयर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। हालांकि अर्थ घूम गई है, तो एयर जैसे ऐसे आ रही थी तो ऐसे कर्व कर जाएगी, घूम जाएगी, ऊपर की तरफ से कोई एयर आ रही तो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे कर्व हो जाएगी, इधर साइड से एयर आ रही तो ऐसे चली आएगी। एयर तो अपना सीधे आ रही थी, लेकिन अर्थ मूव कर गई ना, अर्थ रोटेट कर गई, जिसकी वजह से अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि एयर ऐसे घूम के आ रही है, यानी जैसे एयर स्पिन करना चाह रही है, ऐसे गोल गोल घूमना चाह रही है। तो इसको अगर हम साइड से ऑब्जर्व करें तो ये वो रीजन है जहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो है। एयर जो साइड से आ रही है वो ऐसे आके यहाँ स्पिन करेगी, घूमेगी, लेकिन साथ ही में हीट की वजह से ये ऊपर भी जाने लगेगी। तो ये जाना तो चाह रही थी इस लो वाले प्रेशर एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्योंकि स्पिन कर गई, जैसे कोई चीज़ हम स्पिन करें, कोई कॉइन है या लट्टू, उसको हम घुमाएं, घुमा के छोड़ दें तो भी वो थोड़ी देर घूमता है। तो जैसे कोई एयर ऐसे आ रही है, वो इतना स्पिन कर गई, तो इस इफेक्ट की वजह से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाएगी, तो एयर ऐसे आके घूमने लगेगी, साथ में ऊपर भी उठ रही है, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी वो स्पिन भी कर रही है और हीट की वजह से ऊपर भी जा रही है, तो ऐसे स्पायरल बनता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी, प्रेशर कम है तो फैलने की जगह मिल जाएगी, तो ये स्पायरल और बड़ा होता चला जाएगा। साथ ही में जो एयर यहाँ पर आ रही थी वो जैसे ही इस लो प्रेशर एरिया के करीब पहुँचेगी, ये हीट की वजह से ऊपर जाने लगेगी, तो कुछ एयर यहाँ से हीट होकर ऊपर चली जाएगी, लो प्रेशर एरिया के और करीब आएगी तो वहाँ पर और ज़्यादा हीटिंग है, तो और ज़्यादा जो एयर है वो ऊपर चली जाएगी, और करीब आएगी तो और ज़्यादा एयर ऊपर चली जाएगी। यानी एयर जितना ही लो प्रेशर एरिया के करीब पहुँचती चली जाएगी,
क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, प्रेशर भी कम है। तो जैसे जैसे करीब वहाँ पहुँचेगी वैसे वैसे जो एयर है वो हीट अप होकर ऊपर जाने लगेगी। जितना करीब होगी उतना ज़्यादा एयर हीट होकर ऊपर जाएगी, और जब बिल्कुल करीब पहुँच जाएगी तो स्पायरल करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इसलिए आप साइक्लोन को ऊपर से देखो तो ऐसे स्पायरल बनता हुआ आपको दिखेगा। ऊपर क्लाउड्स हैं, ये भी घूमने लगेंगे, बारिश भी हो रही है। तो जो व्हाइट कलर आप देखते हो ना साइक्लोन के अंदर, वो क्लाउड्स वगैरह की वजह से होता है, क्योंकि नीचे से जो एयर आ रही है वो अपने साथ वाटर वेपर को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेके आ रही है। वो कंडेंस होंगे, वाटर की ड्रॉपलेट बनेगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए आपको व्हाइट व्हाइट जैसा दिखता है। अच्छा, इसी साइक्लोन को अगर आप साइड से देखो तो ऐसा कुछ दिखेगा, फनल टाइप का बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पर ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। बीच वाला हिस्सा लो प्रेशर का है, एयर नीचे से ऊपर गई तो एक्सपैंड करने लगेगी, ऐसे फैलने लगेगी, इसीलिए ऊपर का हिस्सा फैला हुआ और नीचे से ये पतला होता है। और बीच का प्रेशर काफ़ी कम होता है। इस बीच वाले रीजन को ही हम आई कहते हैं, यानी साइक्लोन की आंख। ऊपर से देखो तो ऐसे होता है, बीच में ऐसे गड्ढा टाइप का होता है, तो ये जो होल है इसी को हम आई कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए जो लिखा है एनसीईआरटी में उसको पढ़ लेते हैं। अर्थ रोटेशन कॉजेज द मूविंग एयर टू स्पिन। अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से जो मूविंग एयर है वो स्पिन करने लगती है, घूमने लगती है। अब देखो, ये लाइन समझाने के लिए पूरी चीज़ मैंने आपको बताई, तो वो उतना एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी होती ना कि अर्थ के रोटेशन से एयर स्पिन कैसे करने लगती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई नहीं भी समझ पाया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से एयर स्पिन कैसे करने लगती, क्यों लगती है, तो ये चीज़ नहीं बतानी है। हाँ, तो ये जो इमेज बनी है यहाँ भी देख सकते हो, ऐसे ही मैंने बताया था ना कि बिल्कुल अंदर का जो रीजन है वो लो प्रेशर का है, जैसे बाहर जाते जाओगे प्रेशर हाई आपको मिलता जाएगा। जो एयर आ रही है वो ऐसे घूम जा रही है, ऐसे स्पिन कर जा रही है, इसकी वजह से ऐसे आके ये ऐसे गोल गोल सा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। स्पिनिंग इफेक्ट इसी वजह से देखने को मिलता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर ये दिखाया गया है। दिस साइकिल इज रिपीटेड रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये साइकिल ऐसे रिपीट करती रहती है। वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जाती है, साइड से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पर आएगी, वो हीट होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, स्पिनिंग इफेक्ट, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है, तो एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है अंदर की तरफ, जिसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड रिवॉल्व कर रही होती है। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड अ साइक्लोन। तो ये पूरा जो स्पिनिंग सिस्टम है, जिसके अंदर ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन वो भी घूमने लगता है, हवा भी आ रही है वो भी घूम रही है, बारिश भी हो रही है, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। ये देखो यहाँ पर फिगर 6.20 साइक्लोन को साइड से दिखाया गया है। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ना कि जो एयर सेंटर की तरफ जा रही है वो जैसे जैसे सेंटर के करीब जाएगी, वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हुई है, प्रेशर वहाँ का लो है, तो जैसे जैसे करीब जाएगी एयर ऊपर की तरफ तो जा रही है, लेकिन सेंटर से दूर रहेगी तो एयर कम ऊपर की तरफ जाएगी, और आगे गई तो और ज़्यादा एयर ऊपर जाएगी, और अंदर गई तो और ज़्यादा एयर ऊपर जाएगी, तो बहुत कम एयर अंदर की तरफ जा पाएगी और वो बहुत तेज़ घूम के ऊपर जाने लगेगी। और बीच का जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की ये आँख है, यानी ऊपर से देखने में से आँख जैसा लगता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर। साइक्लोन के अंदर सबसे कम प्रेशर कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है, नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि साइक्लोन में सबसे लोएस्ट प्रेशर कहाँ पर होता है, तो बताना सेंटर पे होता है, जिसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। एट द आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज काम। अब जो साइक्लोन की आई है वहाँ पर विंड काम होती, शांत होती है, क्योंकि आई के चारों तरफ घूम रही है ना एयर। बीच का जो रीजन है वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करती। अभी वो स्पिनिंग वाला एनिमेशन भी आपको मैंने दिखाया था कि ऐसे डिस्क है और ये सेंटर है, रेड वाली डॉट यहाँ पर है, ब्लू वाली डॉट यहाँ पर है। अगर डिस्क रोटेट करेगी तो वो पॉइंट जो कि सेंटर से करीब है वो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, और जितना सेंटर से दूर होगा पॉइंट उतना तेज़ मूव करेगा। तो रेड वाला जो पॉइंट था वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था ना, क्योंकि वो सेंटर से करीब था। तो बिल्कुल सेंटर वाला जो रीजन है वहाँ पर विंड काम रहती है, शांत रहती है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से करीब है, आसपास रोटेशन हो रहा है, अंदर की जो एयर घूम रही होती है बहुत धीरे होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आई है साइक्लोन की वहाँ पर विंड काम होती है, शांत रहती है। बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। लेकिन आई के सराउंडिंग रीजन में, आसपास के रीजन में जो विंड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। एज अ साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड इट जनरेट्स हायर विंड स्पीड्स कंपेयर टू द विंड स्पीड्स प्रोड्यूस्ड बाई रेगुलर थंडरस्टॉर्म्स। अब जैसे ही एक साइक्लोन मूव करता है ओशन से लैंड की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की विंड जनरेट करता है। यानी अगर जो रेगुलर थंडरस्टॉर्म है उसके अंदर विंड की जो स्पीड है उससे हम कंपेयर करें तो साइक्लोन के अंदर जो विंड की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखो साइक्लोन छोटा नहीं होता, ये 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के साइज़ का होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा होता है साइक्लोन। तो जब लैंड के करीब आता है
तो साइक्लोन के चारों तरफ एयर बहुत तेज मूव कर रही होती है। तो जैसे ही ये साइक्लोन लैंड वाले एरिया के करीब पहुंचता है तो ये बाहर की तरफ जो बहुत तेजी से विंड चल रही होती है वो लैंड वाले एरिया के अंदर भी इंटर कर जाती है। तो वहां पर जो हवा का इफेक्ट देखने को मिलता है वो जो रेगुलर थंडरस्टॉर्म है उससे काफी ज्यादा होता है। वंस द साइक्लोन रीचेज द लैंड द सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर इज कट ऑफ एंड इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। तो देखो साइक्लोन के फॉर्मेशन की सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ओशन का वाटर हीट हुआ, उसके ऊपर के रीजन गर्म हुआ, वाटर इवेपरेट होके एयर के अंदर मिक्स हुआ, ये मॉइस्ट और वार्म एयर ऊपर की तरफ गई, इसके अंदर जो वाटर वेपर था कंडेंस हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, वाटर। तो सारी कहानी बेसिकली उस वाटर के हीट होने से स्टार्ट हुई थी। तो जब तक साइक्लोन को वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही साइक्लोन लैंड पे पहुंचेगा तो जो सोर्स है मॉइस्ट एयर का यानी ओशन वाटर वो तो खत्म हो गया, अब लैंड पे पहुंच गया साइक्लोन, तो इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होने लगती है क्योंकि नीचे से मॉइस्ट एयर इसको मिलती नहीं, तो ऊपर जाके क्लाउड नहीं बनेगा, जो वाटर वेपर है उसकी क्वांटिटी कम होगी, कंडेंसेशन कम होगा, ऊपर जाके जो हीट रिलीज करते थे ये कंडेंस वाटर वेपर वो भी कम होगी। तो इस साइकिल पूरी ब्रेक हो जाती और फिर जो साइक्लोन की स्ट्रेंथ है वो कमजोर होने लगती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि एक साइक्लोन जो लैंड पे पहुंचता है तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि मॉइस्ट एयर का जो सोर्स है वो कट हो जाता है, अब नीचे लैंड आ गई, अब वहां कहां पानी आपको मिलेगा, और मिलेगा भी तो उतनी क्वांटिटी नहीं जितना रिक्वायर है। Even as a cyclone loses its strength while traveling over land, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repair. अब वैसे तो जो साइक्लोन लैंड पे पहुंचता है तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो लैंड पे इंटर करता है तो इतनी तबाही स्टार्टिंग में मचा देता है कि उससे रिकवर करने के लिए महीने या साल लग जाते हैं। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी तबाही वाले हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एम्फान साइक्लोन इन 2020 हैड पीक विंड स्पीड ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक साइक्लोन का एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पर जो पीक स्पीड थी यानी मैक्सिमम जो स्पीड उस साइक्लोन के अंदर देखी गई थी वो 270 किलोमीटर पर आवर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब गाड़ी वगैरह हम जब चलाते हैं ना तो जनरली क्या स्पीड होती है 50, 60, 100, 120 बस स्पीड होती है। तो जो कितनी तेज़ विंड चल रही होगी कि एक घंटे के अंदर वो 270 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर। अब देखो साइक्लोन के अंदर बहुत तेज़ हवा चलती है, इस हवा की वजह से पानी की लहरें बनेंगी, तो वो जो ओशन वाटर है वो किनारे पे बहुत तेजी से आएगा, क्रिएटिंग अ वॉल ऑफ वाटर दैट कैन बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। यानी ये जैसे ओशन वाटर है और ये लैंड वाला हिस्सा है। जब साइक्लोन आएगा तो उस विंड की वजह से बहुत तेज लहरें उठना शुरू हो जाएंगी, तो ये पानी लैंड पे इंटर कर जाएगा। तो ऐसे ये लहर बनाते हुए एक वॉल जैसा आपको बनते हुए दिखेगा। ये लहरें ऐसे ऊपर की तरफ आके ज़मीन से टकराएंगी और लैंड वाले एरिया के अंदर एक वॉल जैसा बनता हुआ दिखेगा। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 3 to 12 मीटर्स होती है। दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरियाज एंड इवन एरियाज फार फ्रॉम द सी। ये जो पानी बहुत तेज आता है इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे का जो एरिया है, वहां पर फ्लड आ जाता है। यहाँ तक कि वो एरिया जो कि सी से काफी दूर है वहां पर भी ये पानी पहुंच जाता है, उस एरिया में भी फ्लडिंग हो जाती है। द हैवी रेनफॉल विच accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and can also trigger landslides। अब साइक्लोन्स अपने साथ बहुत हैवी रेनफॉल लेके आता है। क्यों आता है वो सारा मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा वाटर वेपर कंडेंस होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पूरा क्लाउड है जब कोस्टल एरिया के अंदर एंटर करेगा तो उसकी वजह से बारिश होगी। तो जब साइक्लोन आता है तो हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। बारिश ज़्यादा होगी तो जो रिवर्स है वो ओवरफ्लो करने लगेगी। कोई माउंटेन या हिली एरिया है वहाँ पर जब पानी बरसेगा तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकती है। सी वाटर दैट रशेज इन लैंड कैन कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड डैमेज फार्मलैंड। अब सी का जो वाटर है साइक्लोन की वजह से जो एंटर कर गया वो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज को कंटामिनेट कर देता है, क्योंकि जो सी वाटर है वो नमकीन होता है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होती है। अब जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है जब उसके अंदर ये सी वाटर चला जाएगा तो उसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी नमकीन हो जाएगा, यानी फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा। और यही जो सी वाटर है जब खेतों के अंदर चला जाएगा तो खेत खराब हो जाएंगे। द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल। देखो सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो सी वाटर लैंड पे चला गया तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो अफेक्ट होंगे। रोड्स में भी ब्लॉक ड्यू टू फॉलन ट्रीज एंड डेब्रिस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरिया। इसी के साथ साथ बहुत तेज हवा चलेगी तो पेड़ वगैरह गिर जाएंगे, और भी जो स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं उनका जो मलबा वगैरह है वो आके रोड पे गिर गया तो रोड ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर कोई हेल्प आ रही होगी गाड़ी से, एम्बुलेंस वगैरह का आना है या और भी जो रिलीफ वर्कर्स होते हैं उनको आना है, तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि पेड़ वगैरह गिर गया और भी मलबा उस पर गिरा है रोड पे, तो गाड़ी के चलना मुश्किल हो जाता है।
पावर आउटेज कैन लास्ट फॉर डेज डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड डेली लाइफ। अब तेज हवा की वजह से खंभे वगैरह तक गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, तो कई दिनों के लिए जो पावर सप्लाई है, बिजली है, वो चली जाती है। तो जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको इफेक्ट होता है, और जो डेली लाइफ है भाई लाइट नहीं होगी तो कितनी दिक्कत होगी, तो ये होती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन। अब क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन के टाइम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियोडिक अलर्ट्स। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपडेटेड रहना है जो वेदर रिपोर्ट है, यानी अब तो पहले से ही पता चल जाता है, वार्निंग मिल जाती है कि भैया साइक्लोन आने वाला, इस एरिया के अंदर हिट करेगा, इतनी इंटेंसिटी है, तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो वेदर रिपोर्ट हो गया, पीरियोडिक अलर्ट्स हो गया, और जो वार्निंग इशू की जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट में IMD कहते हैं, तो उनकी वार्निंग्स पे भी हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि साइक्लोन आने वाला हमको कुछ पता ही नहीं है। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन्स एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ। आज के टाइम में हमारे पास वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हैं, यानी ऐसे सैटेलाइट जिनका काम वेदर को मॉनिटर करना है, कहाँ पर साइक्लोन बनना है, कहाँ पर आएगा, तो उसका पाथ वगैरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया इधर साइक्लोन जा रहा है, यहाँ पर आके हिट कर सकता है, हेल्पिंग अस रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अगर हमको पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये साइक्लोन आ रहा है, कहाँ पर आके टकराएगा, तो उसकी वजह से हम तैयारी कर लेंगे, तो लाइफ और प्रॉपर्टी पे जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, यानी उसका जो नुकसान है वो कम होगा। मतलब उसी हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। अब बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है साइक्लोन्स को मॉनिटर करने का, या इससे रिलेटेड और भी जो डिजास्टर्स हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि साइक्लोन आता है तो उसकी वजह से तेज़ हवा चलती है, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, घर टूट जाते हैं, साथ ही में हैवी रेनफॉल होती है, तो उस बारिश की वजह से फ्लडिंग वगैरह हो जाती है। तेज़ हवा की वजह से जो सी वाटर है वो कोस्टल एरिया के अंदर इंटर कर जाता है, उसकी वजह से भी फ्लडिंग होती है। सी वाटर जब फार्म लैंड यानी खेत के अंदर इंटर करता है तो क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो साइक्लोन से कई और भी डिजास्टर्स लिंक हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये चीज़ें साइक्लोन की वजह से भी हो जाती है। इफ़ यू लिव इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया कीप एन इमरजेंसी किट एंड रेडी विद एसेंशियल आइटम्स। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर साइक्लोन आता रहता है या खतरा वाला एरिया है कि साइक्लोन आ सकता है, तो इमरजेंसी किट आपको रेडी रखनी है जिसके अंदर एसेंशियल आइटम्स हो। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव टू अ नियर बाई डेस्टिनेटेड साइक्लोन शेल्टर। अब साइक्लोन आए तो क्या करना है, आपके करीब जो साइक्लोन शेल्टर है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। लेट अस रैप अप। अब चलिए जो बातें हमने यहाँ पर की उसको समराइज करते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, ऊपर जाएगी, तो नीचे की तरफ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। कूल एयर रशेस टू ऑक्यूपाई लो प्रेशर एरिया। अब इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो कूल एयर है जो कि हाई प्रेशर पे है वो रश करेगी, भाग के आएगी। वार्म एयर राइजेस। अब जो वार्म एयर ऊपर की तरफ गई है वो क्या करेगी, कूल होगी, ठंडी होगी, एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो वाटर वेपर इसके अंदर प्रेजेंट थे कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। तो पहले तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, वो मिल के बिगर वाटर ड्रॉप्स बनाती हैं। जब वो साइज में बड़ी हो जाती है तो नीचे गिर जाती है रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटेड इन द क्लाउड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पर पिछले वाले टॉपिक के बारे में भी दिया है कि जैसे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं क्लाउड्स के अंदर वो कैसे क्रिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से होते हैं, जो कि ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, क्योंकि उसी की वजह से रबिंग होती है वाटर ड्रॉपलेट और आइस पार्टिकल्स के बीच में, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ये सारा हम देख ही चुके हैं। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीट, जब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीट करते हैं, मिलते हैं, दे कॉज लाइटनिंग। उसी की वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। लाइटनिंग में अकर विद इन अ क्लाउड। अब लाइटनिंग क्लाउड के अंदर भी हो सकती है, क्लाउड के बीच में भी हो सकती है, क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। अब ऐसी कंडीशन में आती है जहाँ पर जो स्टॉर्म्स है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो साइक्लोन्स है वो लैंड पे नहीं आते, बल्कि इनका जो फॉर्मेशन है, मतलब जो ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट होंगे, वो ओशन वाटर है। वहाँ से चल के लैंड पे आके टकराएं, वहाँ अपना इफेक्ट शो करें, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, ओशन से स्टार्ट होगा। और ओशन में भी कौन सा ओशन वाटर, जो कि वार्म हो, गर्म हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे थैंक्स भी कर सकते हो। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। यहाँ जो स्नैपशॉट्स है जरा उसको देख लेते हैं। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पीए से डिनोट करते हैं। अब जो लिक्विड्स और गैसेज हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर के वॉल पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास प्रेजेंट जो एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एयर प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से विंड ब्लो करती है। वार्म एयर राइज करती है जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जो कूल एयर है आसपास के हाई प्रेशर रीजन से
वो मूव करती ताकि उसकी जगह ले सके, क्योंकि एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में होता है। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म्स आर मॉइस्चर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब थंडर स्टॉर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर होगा उसी की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही में स्ट्रॉन्ग विंड्स की भी जरूरत है ताकि एयर का मूवमेंट हो सके, ये साइकिल तेज स्पीड से चल सके। स्ट्रॉन्ग विंड्स मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फैसिलिटेट रबिंग ऑफ आइस पार्टिकल्स विद वाटर ड्रॉपलेट। अब जो तेज विंड मूव कर रही होती है ऊपर नीचे, उसकी वजह से आइस पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट के बीच में रबिंग होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं क्लाउड के अंदर। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ क्लाउड और बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड कॉज लाइटनिंग। अब यही चार्जेस जो कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, चाहे एक क्लाउड के अंदर हो या क्लाउड्स के बीच में हो या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, उसी की वजह से लाइटनिंग होती है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स करती है यानी बिजली गिरती है, उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अब इससे बचने के लिए आप लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज कर सकते हो, जो कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको शॉर्ट में IMD कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म को इंडिया के अंदर, और उसी हिसाब से वो वार्निंग देता है कि भैया साइक्लोन आने वाला है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, कहाँ पर आएगा, कब आएगा, इसकी प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ के ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।